स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात करने वाले हैं। ये चैप्टर्स काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, बट आई होप इस वीडियो को देखने के बाद, साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ को देखने के बाद आपको शायद ये चैप्टर जो है ईजी लगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम जो है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो भी फैक्टर इनकम एक नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है एक कंट्री में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस बीच में जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है जितना भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उन सब का टोटल जो है उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। तो अब ये फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक टर्म्स हैं ये। तो इन इकोनॉमिक टर्म्स को हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर ये क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की। नॉर्मल रेजिडेंट में कौन से लोग इंक्लूड होते हैं? जो कि कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन हो सकता है कोई, ठीक है। साथ ही साथ वो कहाँ रहते हों? इंडिया में रहते हों, और उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी कहाँ लाई करना चाहिए? सेम कंट्री में, मतलब इंडिया में ही। जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, जो भी प्रॉफिट मोटिव हो, जो भी पैसे की बात हो, वो किससे रिलेटेड हो, मतलब कहाँ पर हो? इंडिया में हो। मतलब जो भी वो कमा रहे हैं वो स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन, मतलब जो भी वो खर्चा कर रहे हैं या जो बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वो भी कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। तब उसको कहाँ क्या माना जाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। अब इसमें कौन इंक्लूड नहीं होते हैं? इसमें जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, ठीक है, जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं और विजिटर्स होते हैं उनको जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब जो घूमने के मकसद से आते हैं इंडिया में, ठीक है, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, उनको जो है नहीं माना जाएगा क्या? नॉर्मल रेजिडेंट। और जो फॉरेन स्टाफ होते हैं, मतलब एम्बेसीज से जुड़े हुए लोग होते हैं जो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। बट अगर वो 1 साल से ज़्यादा यहाँ रह लेते हैं, ठीक है, एम्बेसी के जो फॉरेन स्टाफ है अगर वो 1 साल से ज़्यादा यहाँ रह लेते हैं तो यहाँ के वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। देन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, ठीक है, जैसे UNO है, WHO है, IMF है, ठीक है, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी नॉर्मल रेजिडेंट जो भी आप इसमें काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। साथ ही साथ इसमें और कौन इंक्लूड नहीं होते हैं? कौन से होते हैं? जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में काम करते हैं, इंटरनेशनल ओशनिक वाटर और सी वाटर पे काम करते हैं, ठीक है। अगर वो इंडिया में आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। लेकिन अगर वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए आते हैं तो वो ये यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट वो बन सकते हैं। साथ ही साथ जो बॉर्डर वर्कर होते हैं उन्हें भी जो है नहीं माना जाएगा क्या? यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि देखो जो बॉर्डर वर्कर होते हैं, मान लो नेपाल है और इंडिया है, ठीक है, नेपाल में कोई पर्सन है वो बॉर्डर एरिया में रह रहा है, ठीक है, और वो काम करने इंडिया में जा रहा है, ठीक है, और फिर इंडिया से काम करके शाम को जब लौट रहा है तो वो नेपाल पहुंच जा रहा है, और जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी सेविंग हो रही है वो नेपाल में हो रही है, ठीक है। तो वो जो है कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा? नेपाल का, ना कि इंडिया का। भले ही वो काम इंडिया में कर रहा है लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, जो उसका स्पेंडिंग है, एक्यूमुलेशन है, वो कहाँ हो रहा है? नेपाल में हो रहा है। तो वो कहाँ का माना जाएगा रेजिडेंट? नेपाल का, ना कि इंडिया का। देन इसके बाद आते हैं कमर्शियल ट्रैवलर्स और सीजनल वर्कर्स जो होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ पर आते हैं वो और काम करके फिर चले जाते हैं वापस, तो वो भी जो है इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट में शामिल नहीं होंगे, मतलब इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये हो गई बात नॉर्मल रेजिडेंट की। अब ये रेजिडेंटशिप और ये सिटीजनशिप क्या होती है इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो जो सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स होते हैं वो बाय बर्थ हो जाते हैं, मतलब अगर हम इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो हम ऑटोमेटिक यहाँ के सिटीज़न हो गए। लेकिन अगर कोई बाहर से आकर जो है चाह रहा है कि हम यहाँ के सिटीज़न बने, तो पहले उसे लीगल बहुत जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बनवाने होंगे या फिर बहुत सारे लीगल एक्टिविटीज़ उससे करनी होगी, तब जाके वो यहाँ का सिटीज़न बन पाएगा। और रेजिडेंट कौन होते हैं? जो ज़रूरी नहीं कि वो जो सिटीज़न हो वही रेजिडेंट बने।
रेजिडेंट कोई भी बन सकता है जो भी 1 या 1 साल से ज़्यादा के लिए यहाँ इंडिया में रहने आया है। अगर वो चाह रहा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इंडिया में हो तो वो यहाँ का रेजिडेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप की। अब हम बात करते हैं इनकम्स की। देखो, हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है, जो भी इनकम कमा रहा है, फैक्टर इनकम कमा रहा है, वो सब इंक्लूड किया जाता है किसमें, नेशनल इनकम में। तो अभी हम उसी की बात करने वाले हैं। तो देखो, इनकम जो होती है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फैक्टर इनकम और दूसरा ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इसका एक रीज़न है कि देखो, जो भी अब ये फैक्टर इनकम होता क्या है, जो भी हम फैक्टर सर्विसेज के थ्रू अर्न करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, फर्म है, ये सब क्या फैक्टर सर्विसेज हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फैक्टर सर्विसेज। तो इनसे हम जो भी काम करवा रहे हैं, जैसे लेबर है, लेबर से हम काम करवा रहे हैं, उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं, वेजेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब वेजेस, हम उनको वेजेस दे रहे हैं, तो वो फैक्टर सर्विसेज के थ्रू आया। ठीक है, अब रेंट है, हमने कोई लैंड लिया है, ठीक है, उस पर हम पैसा दे रहे हैं, उस पर हमने अपनी फैक्ट्री बनाई है, तो उस पर हमें किराया भी देना पड़ेगा, तो रेंट जो है वो क्या हो गया, फैक्टर इनकम हो गया। देन उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब जो भी हमने कैपिटल लगाया है उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारा क्या है, हमारा फैक्टर इनकम है। देन प्रॉफिट, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो जो क्या है, वो हमारा फैक्टर इनकम है। तो ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये क्या है, हमारे फैक्टर इनकम, जो कि एक फैक्टर सर्विसेज के थ्रू हमें मिल रहा है। ठीक है, तो वो इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। अब ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम होता है जो कि विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, मतलब किसी भी फैक्टर सर्विसेज के थ्रू नहीं आता। इन रिटर्न हम कोई भी फैक्टर सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो वो हमें फ्री ऑफ गिफ्ट, मतलब जैसे हमें कोई गिफ्ट दे रहा है, फ्री में हमें जो चीज़ मिल रही है वो आती है ट्रांसफ़र इनकम में। मतलब जैसे हो गई चैरिटी में हमें कुछ मिल गया, जैसे पेंशन मिल गया, पेंशन के लिए हमने कुछ पेंशन के लिए एफर्ट नहीं दिया, हमने तो अपनी सैलरी के लिए एफर्ट लगाया, अब उसके बदले में हमें पेंशन मिल रहा है, तो वो क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप एक इनाम है हमारा तो इसलिए वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ये हमें फ्री मिलते हैं, हम इसके बदले में कोई फैक्टर सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बात हुई हमारी इनकम की। तो अब हमें पता चल गया कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाता है, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करता है फैक्टर इनकम, वो जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, कि आखिर ये डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। देखो, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ये होता है टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी, एक कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसके अंदर जो भी काम हुआ है उसके बदले जो पैसा मिला है उसको हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, जो कि पॉलिटिकल फ्रंटायर होता है प्लस टेरिटोरियल वाटर। देखो, हमने बहुत ही कॉमन सेंस में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है जो भी बाउंड्री के अंदर काम हो रहा है, ठीक है, वो सब जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। मतलब जो पूरा इंडिया है उसका आप शेप देखो तो उस पूरे शेप के अंदर जो काम हो रहा है वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, और जो इंडियन ओशन है वो पूरा इंडिया के अंदर नहीं आता, तो जितना भी पार्ट इंडियन ओशन का इंडिया का है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। हमने टेरिटोरियल वाटर की भी बात की ना, तो इंडियन ओशन का जितना भी पार्ट इंडिया में आ रहा है वो भी उसके अंदर आएगा। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में इसकी और भी बड़ी ब्रॉड मीनिंग है। अब उस ब्रॉड मीनिंग को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी हमने बहुत ही कॉमन सेंस में ये जान लिया कि जो भी इंडिया के बॉर्डर के अंदर आता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर वो भी जानते हैं। जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कोई इंडिया की प्रॉपर्टी है, जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया जो है वो इंडिया में ना फ्लाई करके कहाँ फ्लाई कर रही है, रशिया से लेकर जापान में, लेकिन है वो एयर इंडिया की। ठीक है, मतलब इंडिया की प्रॉपर्टी है, लेकिन रशिया से जापान जा रही है, फिर जापान से रशिया आ रही है। तो ये जो है डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब प्रॉपर्टी कहाँ की है, इंडिया की है, इसलिए जो है इसको जो है इंडिया का ही माना जाएगा। मतलब इसकी जो इनकम होगी वो इंडिया में ही ऐड होगी। देन उसके बाद सिंगापुर एयरवेज जो है, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सिंगापुर एयरवेज जो है इंडिया से जापान जा रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ की प्रॉपर्टी है, सिंगापुर की, और फ्लाई कहाँ कर रही है, इंडिया से जापान, तो वो कहाँ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, सिंगापुर की। तो वो जो है उसका इनकम कहाँ इंक्लूड होगा, सिंगापुर में। ठीक है, ना कि इंडिया या जापान में।
इसके अलावा जो इंडियन एम्बेसीज़ हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही हैं, लेकिन वो है कहाँ की, इंडिया की है, इंडियन एम्बेसी है, तो उसका भी इनकम कहाँ इंक्लूड किया जाएगा, इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा, ना कि अलग अलग कंट्रीज़ में। देन इसके बाद फिशिंग वेशल्स हो गए, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस रिग्स हो गए, जो कि इंडियन ऑपरेट कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में, मतलब इंटरनेशनल वाटर में, तो वो भी कहाँ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, इंडिया की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ऐसे ही जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए जो बनाए जाते हैं अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, वो भी जो है इंडिया की ही प्रॉपर्टीज़ मानी जाएंगी, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया के ही इंक्लूड किया जाएगा। तो ये तो बात हुई डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बारे में। देखो डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है। जो भी नेशनल इनकम में फॉरेन इनकम भी इंक्लूड की जाती है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ इंडिया से जो कमाया जाता है सिर्फ उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अभी हम आगे इसकी और बात करेंगे, बट हम कुछ टर्म्स और भी जान लेते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। जैसे इसमें आता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं जो भी कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम फाइनल गुड्स मानेंगे। मतलब अगर हम कंज्यूमर हैं, हम मिल्क परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने जो कंजप्शन की वो क्या है, फाइनल गुड है। मिल्क के बाद हम जो बनाएंगे वो अपने फैमिली के लिए बनाएंगे, ठीक है, हम दोबारा से सेल के पर्पज़ के लिए हम उसको नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या है, फाइनल गुड हमारे लिए। अब इन्वेस्टमेंट जो है, हम जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं वो भी जो है फाइनल गुड माना जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो कि रीसेल पर्पस या फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए होते हैं। जैसे हमने मिल्क की बात की थी, तो अगर हम कंज्यूमर हैं और कंजप्शन के लिए ले रहे हैं मिल्क, फाइनल कंजप्शन के लिए, तो हम क्या हैं, हमारा ये गुड क्या हो गया, फाइनल। लेकिन अगर वही कोई डेयरी फार्म वाला ले रहा है, उसके बदले में वो अगर उसको दोबारा सेल कर रहा है कहीं और, तो वो क्या हो गया, रीसेल, ठीक है, रीसेल के पर्पस से ले रहा है उसको, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। और फर्दर प्रोडक्शन, मतलब मान लो मिल्क ले रहा है और वो उससे कुछ स्वीट्स बना रहा है, तो वो क्या है, फर्दर प्रोडक्शन है, तो वो भी फाइनल गुड तो माना नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड। ऐसी एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे पेपर परचेज़ किया एक पब्लिशर ने, ताकि उससे वो न्यूज़पेपर छाप सके, ठीक है, तो वो क्या होगा, पेपर उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। वहीं अगर फर्नीचर है, स्कूल वाले ने जो है फर्नीचर लगवाया अपने स्कूल में, तो वो फर्नीचर स्कूल के लिए क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि उसके बाद वो उसको रीसेल नहीं कर रहा है या उससे कुछ और नहीं बना रहा है, ठीक है। तो आई थिंक कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल जो भी अभी हमने पढ़ा वो सब थ्योरेटिकल था। अब हम प्रैक्टिकल वे में जो हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो फॉर्मूलेज पुट किए जाते हैं उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू की। अब ये ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू क्या होते हैं? ग्रॉस वैल्यू होता है जो भी जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं, जो भी हम, जैसे हमने कोई मोबाइल परचेज़ किया, ठीक है, मोबाइल परचेज़ किया, वो कितने का किया हमने, 18,000 का किया, ठीक है, 18,000 का हमने एक मोबाइल परचेज़ किया, वो उस क्या है, ग्रॉस वैल्यू है, वो एक प्रोडक्ट की ग्रॉस वैल्यू है। और हम दोबारा उसको सेल कर रहे हैं 1 साल बाद, तो वो 15,000 की बिक रही है, ठीक है, तो वो 15,000 क्या है, नेट वैल्यू है। अब देखो ये जो डिफरेंस आया 18 से 15,000 का, वो डिफरेंस क्या है, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है? जो भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं उस पर जो नॉर्मल टीयरिंग होती है, मतलब जो उस पर खर्चा आता है, मतलब डिप्रिशिएट होती है ना वैल्यू आपकी। आप कोई भी गुड्स परचेज़ करके लाते हो तो वो सेम प्राइस का तो दोबारा नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि उसकी डिप्रिशिएशन वैल्यू आ जाती है। हम उस पर जो भी खर्चा कर रहे हैं वो ख़राब हो रहा है, तो उस पर हम जो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे उसमें जो है कुछ कमियां निकलती जाएंगी, फिर उस पर खर्चा आएगा, वो सब क्या है, डिप्रिशिएशन। तो वो जो है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाती है, नेट वैल्यू। और डिप्रिसिएशन से पहले की जो वैल्यू होती है वो ग्रॉस वैल्यू होती है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो डिप्रिसिएशन का होता है, ठीक है। तो अगर हमें नेट वैल्यू चाहिए तो हमें ग्रॉस वैल्यू से क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करना पड़ेगा, तब हमें नेट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन के जो अलग अलग नेम भी होते हैं नेशनल इनकम में, आपको जो है क्वेश्चंस में बहुत उसके अलग अलग नाम भी मिलेंगे। क्या है वो अलग अलग नाम? ये है आपका तो अलग अलग नाम जो है वो क्या है हमारे, जैसे हो गया हमारा डिप्रिसिएशन के अगर हम अलग नामों की बात करें तो सबसे पहले है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट,
ठीक है। जो डिप्रिशिएशन है उसको हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स फैक्टर, इन तीनों में से कोई एक नाम आपको डेप्रिशिएशन के अलावा मिल सकता है। मतलब या तो डेप्रिशिएशन लिखा होगा या फिर ये तीनों नामों में से कोई एक लिखा होगा, जिसका मतलब क्या होता है, सेम डेप्रिशिएशन ही होता है। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम फॉर्मूलेज़ की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं वो काफ़ी हैं, बट जो मेन जो हैं हम उनकी बात कर लेते हैं जो आज हमने किए। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रॉस और नेट। ठीक है, मतलब अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, नेट वैल्यू पे जाना है, तो हमें क्या करना होगा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें माइनस डेप्रिशिएशन करना होगा। ठीक है, और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हमें प्लस डिप्रिशिएशन करना होगा। ठीक है, ये अभी हमने समझा था। अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। यस, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई गुड्स की वैल्यू हमने कोई गुड खरीदा, उसकी जो वैल्यू थी वो 40 थी। ठीक है, और हमने जो है उसको बनाया, उसके बाद उस पर प्रॉफिट अपना इंक्लूड किया, तो वो कितना बना, 10 हमारा, मतलब हमने उसमें प्रॉफिट इंक्लूड किया तो 10 प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया हमने, तो उसका जो कॉस्ट आया वो कितना आया, 50। तो ये 50 क्या है, हमारा फैक्टर कॉस्ट है। अब मान लो हम जब उसे सेल कर रहे हैं, तो सेल करने से पहले जो टैक्सेस, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कुछ टैक्स लगा देती है, तो वो टैक्सेस मान लो हमारा 10 आया। ठीक है, तो 10 जो हमने टैक्स इंक्लूड किया तो उसकी वैल्यू हो गई 60। तो ये जो लास्ट टैक्स इंक्लूड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, हमारी मार्केट प्राइस वैल्यू है। ठीक है, मतलब टैक्स इंक्लूड करने से पहले वाली जो वैल्यू है वो फैक्टर कॉस्ट है, और टैक्स इंक्लूड करने के बाद वाली जो वैल्यू है वो हमारी मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ये एक जो टैक्स का डिफरेंस आया है वो आया है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में। ठीक है, तो अगर हमें अब ये जानना है कि NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और सब्सिडीज़ अगर उसमें से हम माइनस कर दें, मतलब कुछ गुड्स पे आपको सब्सिडी मिल जाती है, ठीक है, तो छूट दे देती है गवर्नमेंट किसी किसी प्रोडक्ट्स पे या गुड्स पे, तो वो क्या होते हैं, सब्सिडीज़। मान लो इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपका 100 है और सब्सिडी 30 हो गया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना बचा आपका, 70। ठीक है, और अब मान लो किसी किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, सिर्फ सब्सिडी गिवन है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को 0 मान लेंगे, और सब्सिडी मान लो 30 है तो हम 30, तो हमारा जो NIT हो गया वो हो गया -30। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, अगर हमें मान लो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, ठीक है, हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो हमें NIT को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें NIT माइनस करना होगा। अभी हमने यही सीखा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस, और अगर हम उसी टैक्स को हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। देन इसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस जान लेते हैं अब। ठीक है, तो डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक जो है विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और नेशनल में डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल इनकम भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो NFIA का होता है। अब ये NFIA क्या है वो जान लेते हैं। NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो भी इनकम हमने अब्रॉड से अर्न की। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी नेट फैक्टर इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब बाहर से जो पैसा आया माइनस जो यहाँ से बाहर पैसा गया, मतलब इंडिया से जो बाहर पैसा गया उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ, सिर्फ टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो हम जो है नेट फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 0 - 20, मतलब हम फैक्टर इनकम जो है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम अब्रॉड की जगह हम 0 लिख देंगे, और हम टू अब्रॉड की जगह -20 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -20, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा -20। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं इसका फॉर्मूला कि डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल पे जाना है तो हम प्लस NFIA करेंगे, और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस NFIA।
ये तो हमने जाना कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम NFIA को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं। अब NFIA के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। तो जो NFIA है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, मतलब मान लो कि कोई फॉरेन कंट्री में जाकर इंडिया का बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसकी इनकम हुई, वो इनकम, और जो इंडिया में कोई फॉरेनर रह रहा है और उसकी इनकम, उस फॉरेन से जो पैसा आ रहा है वो है फॉरेन इनकम, और जो इंडिया से पैसा जा रहा है फॉरेन में वो हो गया इंडियन इनकम, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो अगर हम फॉरेन इनकम से इंडियन इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। दूसरा है हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, अगर कोई फॉरेन कंट्री में जाकर अपना फॉर्म लगा रहा है, वहाँ पे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो गया फॉरेन प्रॉफिट, मतलब जो इंडिया का बंदा गया है वहाँ पे और वहाँ पे जो उसे अर्न कर रहा है वो हो गया फॉरेन प्रॉफिट। और इंडिया में रहकर कोई बाहर का बंदा आकर यहाँ पे फर्म क्रिएट कर रहा है और उसमें जो इनकम हो रही है उसकी वो हो गई इंडियन इनकम। तो फॉरेन प्रॉफिट में से जो है इंडियन प्रॉफिट को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट आपका नेट रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है, जो कंपनी सेव करती है, मतलब कंपनी का जो टैक्स वैक्स हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो पैसा बचता है, उसको हम नेट रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो ये सेम वही, अगर बाहर की कोई कंपनी में बंदा काम कर रहा है इंडिया का, वो जो अर्निंग उसे मिल रही है वो हो गई फॉरेन अर्निंग, और जो इंडिया में कंपनी है उसकी जो अर्निंग है वो क्या हो गया, इंडियन अर्निंग। तो ये इसमें से अगर फॉरेन अर्निंग में से हम इंडियन अर्निंग को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब कई बार क्वेश्चंस में जो है NFIA या तो गिवन होगा या तो ये तीनों फैक्टर्स दिए होंगे, कंपोनेंट्स दिए होंगे, तो आप इन तीनों को ऐड करके जो है NFIA निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 3 फॉर्मूलेस के बारे में जाना। पहला था हमारा ग्रॉस से नेशनल में जाने का, ठीक है। ग्रॉस से नेशनल में माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। वही अगर हम फैक्टर इनकम से मार्केट प्राइस में जा रहे हैं तो हमारा हो गया प्लस NIT, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो माइनस NIT। और वहीं अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो माइनस NFIA, और अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो प्लस NFIA। तो इन्हीं फॉर्मूलेस के बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें GNP FC फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या है, NDP MP और डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम जो भी फाइंड करेंगे वो हम सबसे आगे लिखते हैं। देन उसके बाद जो हमें गिवन होता है, हमें सबसे मेजर में क्या गिवन है, NDP MP, ठीक है। NDP MP हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, GNP FC, मतलब हमें N से G में जाना है। N से G में जाएंगे, N से G में जाएंगे तो क्या करेंगे, N से G में जाने के लिए हम करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट से हम ग्रॉस में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, तो हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। देन इसके बाद हम D से, जो बीच में आप देख रहे हो NDP, तो यहाँ पे क्या है GNP, तो हम D से किस में जा रहे हैं, N पे। तो D से N पे जाने के लिए देखो क्या है हमारा, D से हम N पे जा रहे हैं तो प्लस NFIA हमने प्लस कर दिया, और माइनस NIT, मतलब FC है यहाँ पे और यहाँ पर क्या है MP है। MP से FC में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस NIT, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे हमने देखा था ना, माइनस NIT करना पड़ा था हमें। तो इन सारी चीज़ों को अब देखो NFIA NDP हमसे कितना गिवन है, 25,000 गिवन है, डेप्रिसिएशन 5,000 गिवन है। और अब हम फैक्टर इनकम देखें तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 है और टू अब्रॉड 600 है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें फ्रॉम -2 करना था हमें, तो फ्रॉम हमारा 400 है और टू हमारा कितना है, 600 है, तो हमारा कितना आ जाएगा, -200 आ जाएगा। और NIT में भी हमारा फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना गिवन है, 0, मतलब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम उसे 0 कंसिडर कर लेंगे। और सब्सिडी कितना है, 30 है, तो 0 - 30 -30 हो गया। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 29,830। तो ये हो गया हमारा क्या, GNP FC हमने फाइंड कर लिया। तो ऐसे ही बहुत सिंपल है, अगर आप इन फॉर्मूलेस को अच्छे से लर्न कर लेंगे, अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यही कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है कि हमें G से N में जाने के लिए, N से D में जाने के लिए, या FC से MP, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो से आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से
एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि हमें एनआईटी या फिर डेप्रिसिएशन को माइनस प्लस क्यों करना होता है, एनएफआई हम क्यों ऐड करते हैं, क्यों माइनस करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ ऐसा टॉपिक है इसमें जो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे, लेकिन पहले हमारा बेसिक चीज़ जो है वो यही है। तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और आपके लिए। आपको नेशनल इनकम अगर समझना है तो इन फॉर्मूलेज को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे सॉल्व करूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी वीडियोस इसी तरीके से मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।